नमस्कार, मैं मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बाहरट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां में टॉपिक है सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घटना की जब बात आ रही है तो घटना मूल रूप में देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक घटना और दूसरा सामाजिक घटना। प्राकृतिक घटना के अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि प्रकृति के अंदर जितने भी तथ्य हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, धरती, वन, पेड़ पौधे, ये सारे प्रकृति है, प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। और जब इन्हीं प्राकृतिक रूप में शास्त्र के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जैसे फिजिक्स भौतिक शास्त्र के द्वारा, रसायन शास्त्र के द्वारा, प्राणी शास्त्र के द्वारा, वनस्पति शास्त्र के द्वारा, भूगोल के द्वारा, इन सभी के द्वारा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक जो घटनाओं में जो विषय वस्तु होती है वह चेंजेबल नहीं होती है, वो स्थायी होती है, वो स्थिर होती है और मूर्त रूप में होती है। मूर्त रूप में होने के कारण ही और अपरिवर्तनशील होने के कारण ही उनमें जो हम उनका अध्ययन करते हैं, उनमें कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो एक समान आता है। जैसे हम ये कहें कि H2O यह पानी बनेगा, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के पानी बनेगा। और यदि पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा किया जाएगा तो बर्फ बनेगा, और यदि इसी पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो भाप बनेगी। यह निश्चित रूप से सभी जगह व्याप्त है, आप कहीं पर भी इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ में दूसरी घटनाएं होती हैं सामाजिक। सामाजिक घटनाएं जो है, ऐसा विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं विद्यमान होती है, लेकिन उसी रूप में सामाजिक घटनाएं विद्यमान नहीं होती है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं मानवीय स्वभाव से जुड़ी हुई है, मानवीय समाज से जुड़ी हुई है, और मानव चूंकि एक संवेदनशील प्राणी है और उसकी जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार है, वो विचार और भावनाएं बदलते रहते हैं, वो प्राकृतिक घटनाओं के समान एक जैसे नहीं रहते हैं। और यही कारण है कि सामाजिक घटनाएं जो है वो जटिल प्रकृति की होती है। तो कहने का मतलब यही है कि प्राकृतिक घटनाओं के समान सामाजिक घटनाएं जो है नहीं होती है, इसमें समय और परिस्थिति के आधार पर बदलाव आ जाता है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आज समाज शास्त्र में कई ऐसी पद्धतियां विकसित कर ली है, जैसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, समाज विधि, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक विधि। इन अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, ये इन पद्धतियों के माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने से पहले हमारे जहन में यह होना चाहिए कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति क्या है। हम सबसे पहले सामाजिक घटनाओं की नेचर, उसकी प्रकृति के बारे में
देखेंगे। तो सबसे पहले जब बात करते हैं उसकी प्रकृति की, नेचर की, सामाजिक घटनाओं की, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति। अगर इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है घटनाओं, सामाजिक घटनाओं की जटिलता की आती है। देखिए, अभी जो मैंने कहा आपको कि प्राकृतिक घटनाएं जो है वो हमें सरल रूप में देखने को मिलती है, और ये सरल रूप में इस रूप में कि वह जैसी है वैसी है, जो दिखाई देती है वैसी दिखाई दे रही है, और उसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। लेकिन सामाजिक घटनाएं की प्रकृति जटिल इस रूप में है क्योंकि मानवीय संबंधों से जो है बनी हुई सामाजिक व्यवस्था है, और ये मानवीय जो संबंध है वो दिखाई नहीं देते हैं, अमूर्त है। क्योंकि सामाजिक जो संबंध है वह अमूर्त होने के कारण, दिखाई नहीं देने के कारण इसकी माप तोल संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप यह प्रत्येक समय में बदलती रहती है, हर बार बदलती रहती है। अब यहां बात करते हैं हम बदलने की बात। अगर हम जैसे ये कहें कि एक ऑफिसर, एक अधिकारी अपने ऑफिस में कड़क मिजाज का है, उसका अनुशासन बहुत ही अच्छा है, यह एक फैक्ट है, एक तथ्य है। लेकिन वही ऑफिसर अपने घर पर दब्बू जैसा हो जाता है, तो इसका मतलब उसका व्यवहार बदल गया है, व्यवहार एक जैसा नहीं है। जब समाज में व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता है तो उसके रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं। यही कारण है कि उसमें जटिलता है, प्राकृतिक घटनाओं के समान नहीं है। लेकिन फिर भी जटिलता क्या है, एक सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष शब्द इसलिए कि मैं ये कहूं कि रसायन शास्त्र का जो सिद्धांत है वो समाज शास्त्र के लिए जटिल है, परंतु रसायन शास्त्र के लिए तो सरल है। इसीलिए सरलता और जटिलता एक सापेक्ष शब्द है। तो हम इसको इस रूप नहीं, लेकिन आज वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। अगर ये कहा कि पिता और पुत्र का जो संबंध है वो कितने किलो होता है, हम ना वजन तोल नहीं सकते हैं, उसको माप नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है वैज्ञानिक पद्धति, समाज नीति, सोशियोमेट्री, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति आदि के आधार पर जो है हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब हम किसी एक फील्ड में उतर जाते हैं और उसका जब अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट भी उसी अकॉर्डिंग आते हैं। और इसके साथ ही गुड एंड हैट में, और गुड एंड हैट मेथड्स इन सोशल रिसर्च, तथा लुंडबर्ग सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी। इसमें सामाजिक घटनाओं की जटिलताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया है, विभिन्न पद्धति, क्योंकि हमारे पास में ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियां आ चुकी है। उसके आधार पर यद्यपि देखिए घटना की जटिलता रहेगी, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी में उसका अध्ययन हम ये कह सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के समान तो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक घटना में जो वैज्ञानिक पद्धति है उसी पद्धति का सहारा लेकर हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से वह अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा, सोशल रिसर्च। तो इस रूप में जो है सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिलता है, लेकिन फिर भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है। ये पहले जो है इसकी नेचर आती है पहली, और दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है इसकी
गतिशील प्रकृति। यहां पर गतिशीलता से संबंधित यह है कि व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव होना। एक समय से दूसरे समय में व्यक्ति का व्यवहार इतना बदल जाता है कि उसका अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए उसकी नेचर को जो है परिवर्तित माना है, गतिशील प्रकृति सामाजिक घटनाओं की मानी है। और अगर ये देखा जाए कि भौतिक वस्तुओं में चूंकि वस्तुओं में कोई गतिशीलता नहीं होती है, जो पहले थी वो चली आ रही है। न्यूटन ने कहा कि एप्पल नीचे गिरता है तो नीचे गिरेगा, वो जमीन पे गिरेगा, और क्योंकि जमीन में यानी धरती में ग्रेविटेशन पावर है, निश्चित रूप से है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² दिया, बिल्कुल है, वो लागू है आज भी। तो वैज्ञानिक सिद्धांत, जैसे हम ये कहेंगे कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, कागज पर पानी डालेंगे तो गलेगा, तो ये नियम स्थायी है। परंतु सामाजिक घटनाएं जो है एक जैसी नहीं है, वो बदलती रहती है, इसलिए उसकी गतिशील प्रकृति है। लेकिन इस गतिशीलता के बावजूद भी हम इस घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। वो इस रूप में कि जो सिद्धांत आज है, अगर हम ये कहें कि औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण मानवीय संबंधों में बदलाव आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार व्यवस्था टूटेगी, एकाकी परिवार में बढ़ोतरी होगी, महिलाओं की शिक्षा में प्राप्त करने पर उनकी स्थिति में सुधार होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, किस रूप में होगा, इसके बारे में हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। तो दूसरी बात इसकी गतिशील प्रकृति की हुई, और तीसरी बात अगर हम सामाजिक घटनाओं की बात करें तो इसकी प्रकृति जो है वो है अमूर्त है। अमूर्त, देखिए प्राकृतिक जो पदार्थ हैं, मेटेरियलिज्म है, पदार्थ है, वो दिखाई देने वाले हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, मकान, पंखा, मोटर, ये सारी जो है ये भौतिक वस्तुएं हैं जो दिखाई देने वाली है, भौतिक वस्तुएं हैं जो दिखाई देने वाली है। तो इनका हम अध्ययन कर सकते हैं, ये मूर्त रूप में होती है। परंतु सामाजिक घटनाएं जो है वो अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। जैसे यहां देखें, पिता और पुत्र का संबंध कोई वस्तु नहीं है जो दिखाई दे हमें, उसको तो केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। लेकिन फिर भी ऐसी पद्धतियां हैं हमारे पास में जिसके आधार पर, जैसे हमारे पास में अवलोकन है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, जिसके आधार पर सामाजिक संबंधों का हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी अमूर्त जो व्यवस्थाएं हैं उसका हम अध्ययन कर सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। तो इस आधार पर हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। चौथी बात अगर हम कहें तो एक रूपता का अभाव है, एक रूपता का अभाव। यहां पर देखिए, जैसे हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो यहां पर अलग अलग प्रकार के जो है संस्कृतियां हैं। भारतीय संस्कृति में भी जैसे अब हिंदू समाज की व्यवस्था देखें, मुस्लिम समाज की व्यवस्था देखें, ईसाई की देखें, सिख की देखें, बौद्ध की देखें, जैन की देखें, सबकी अलग अलग कल्चर है। और कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई गरीब है, कोई पूंजीपति है, कोई 5 स्टार होटल के अंदर जो है बैठा हुआ भोजन कर रहा है, वहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। इतनी बड़ी गहरी खाई है, यानी विभिन्नताएं बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है। और इसी डाइवर्सिटी
के कारण इसमें एक रूपता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है। और यूनिफॉर्मिटी नहीं होने के कारण, एक रूपता नहीं होने के कारण वैज्ञानिक अध्ययन भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, चूंकि अब प्राकृतिक या भौतिक पदार्थों में एक रूपता होती है, भौतिक पदार्थों में इस रूप में एक रूपता होती है क्योंकि उसमें कार्य और कारण का संबंध पाया जाता है। यहां पर भी हम कार्य और कारण का संबंध देखेंगे, लेकिन मूल जो बात है इसकी सामाजिक संबंधों की, तो मान, चूंकि आप देखिए इसमें लोगों, मन, वचन और कर्म, ये 3 बातें होती है। व्यक्ति कहता कुछ और है, कहता कुछ और है और सोचता कुछ और है। तीनों बातें अलग है। आप यहां एक पल में बैठे हुए हैं, 1 सेकंड में आपका मन दिल्ली चला जाएगा, 1 सेकंड में आपका मन बंबई चला जाएगा, 1 सेकंड में आप कहीं अलग चले जाओगे। यानी आपका मन जो है चारों दिशाओं में भटक रहा है, और मानव का जो ये मन है इसका अध्ययन करना मुश्किल है। इसीलिए तो इसमें अब सभी व्यक्तियों में यहाँ यूनिफॉर्मिटी का अभाव देखने को मिलता है। फिर भी हम विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, जैसे निदर्शन प्रणाली, रैंडम सैंपल, और एक होती है संगणना विधि। जब आप में अलग अलग तथ्य हो, असंबद्ध तथ्य हो, बिखरे हुए तथ्य हो, तो उसको संगणना विधि के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। एक और आता है 5वां, इसमें सार्वभौमिकता का अभाव। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। देखिए, प्राकृतिक घटनाओं में तो सार्वभौमिकता है, यानी जो घटना यहां घटित हो रही है वही घटना अगर हम उसको दूसरी जगह ले जाएं तो वही घटेगी, उसका रिजल्ट वही आएगा। यानी उसमें तो सार्वभौमिकता होती है प्राकृतिक घटनाओं। जैसे मैंने कहा, हाइट पानी है, पानी को 0 डिग्री पर ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, और 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो भाप बनेगी। आप इसको अमेरिका ले जाओ, जापान ले जाओ, रूस ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, यही प्रोसीजर होगी। यानी उसमें सार्वभौमिकता है। लेकिन जब सामाजिक घटनाओं की बात करते हैं हम, तो इसमें सार्वभौमिकता का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ सभी नियम एक जैसे, हिमायत दुर्कheim ने आत्महत्या के सिद्धांत की बात कही है, तो वो दूसरी जगह लागू नहीं होता है, क्योंकि समय और परिस्थिति अलग है। जिस देश में भौतिकतावाद को महत्व दिया जा रहा है, तो वहीं पूर्वी देशों के अंदर अध्यात्मवाद को महत्व दिया जा रहा है। तो ये भौतिकतावाद और अध्यात्मवाद ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो अलग अलग है। इसीलिए समय और परिस्थिति भिन्न भिन्न है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसी समाज में व्यवस्था है, जैसे परिवार विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है, विवाह है विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है, नातेदारी विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है। लेकिन इसके संबंध में यदि है तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सार्वभौमिकता है। यद्यपि भौगोलिक या प्राकृतिक घटना के समान नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि परिवार, विवाह और नातेदारी जैसी संस्थाएं विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। इस आधार पर सार्वभौमिकता है, होती है। और इसके बाद में अगर मैं अगली बात करूं गुणात्मकता की, सामाजिक घटनाओं में गुणात्मकता यानी इसमें दिखाई देने वाली नहीं है, यह अज्ञात है। चूंकि इसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक संबंध जो है वो अमूर्त है, और यह अमूर्त होने के कारण इसकी माप तोल संभव नहीं है। जबकि प्राकृतिक घटनाओं की माप तोल संभव है, सामाजिक घटनाओं की नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि सोशियोमेट्री के माध्यम से, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। और लास्ट में जब सामाजिक घटनाओं की प्रकृति की बात आती है, तो भविष्यवाणी
करने में नाकाम। ऐसा कहा जाता है कि यह सामाजिक घटनाओं में एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी इसलिए नहीं है कि इसमें मूर्त घटनाएं नहीं है और इसके साथ में कार्यकारण संबंध नहीं है। जब कार्यकारण संबंध होता है तो उसकी भविष्यवाणी करना भी आसान हो जाता है, तो इसलिए भविष्यवाणी करने में यह नाकाम रही है। जबकि प्राकृतिक घटनाओं में हम ये कह सकते हैं कि भविष्यवाणी की जा सकती है। सिद्धांत अगर सामने है तो निश्चित रूप से उसकी भविष्यवाणी संभव हो पाएगी। न्यूटन ने जो दिया है, उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत दिया है। तो उसने कहा कोई भी वस्तु ऊपर उछालोगे तो वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी, उसको खींचने की कोशिश करेगी, खींचती है। लेकिन उसकी रफ्तार भी बताई गई है कि कितने पृथ्वी की ग्रेविटेशन पावर कितनी है और कितने रफ्तार से किसी वस्तु को ऊपर उछालोगे तो वो पृथ्वी की ग्रेविटेशन पावर को पार कर जाएगी। तो इस आधार पर जो है यह कहा गया है। इसके साथ में एक चीज और कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, ये भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने गाली दे दी, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होगी। अब उसकी प्रतिक्रिया या तो हो सकता है कि वो गाली दे, दूसरा वो उसको चाटा मार दे, या तीसरा को कुछ भी नहीं करे, शांत स्वभाव से बैठा रहे। ये तीनों बात हो सकती है। यानी कि हम एक्यूरेसी के साथ में नहीं कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, ये चीज हो सकती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण जो है परिवार का विघटन होगा, संयुक्त परिवार का विघटन होगा। महिलाओं जो है वो शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेगी। धन के बढ़ते हुए महत्व के कारण व्यक्तियों की स्टेटस में परिवर्तन होगा। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो ये सामाजिक घटना की प्रकृति हुई है मूल रूप में। अब हम जब बात करते हैं कि इसका अध्ययन क्या होगा, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, मेन जो है इस पर चलते हैं। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन हम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे ताकि सामाजिक घटनाओं में एक्यूरेसी, जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं में एक्यूरेसी आती है, यथार्थता आती है, वास्तविकता आती है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने पर, वैज्ञानिक अध्ययन करने पर उसमें भी यथार्थता है। इसके लिए जरूरी है पहली बात हम करेंगे तो यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए इसको, तभी जाकर के उसका व्यवस्थित अध्ययन हो सकते हैं। अब यहां वैज्ञानिक पद्धति क्या है? जिस पद्धति के द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अब विज्ञान क्या है? बात यहां पर आ गई है। तथ्यों पर आधारित ज्ञान प्राप्त करने की विधि को विज्ञान कहते हैं। जैसे कार्ल पियर्सन ने कहा कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरना पड़ेगा। यानी कि ये साइंटिफिक मेथड, यदि आपको सही अध्ययन करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक पद्धति, ये कार्ल पियर्सन, द ग्रामर ऑफ साइंस, इस पुस्तक में कहा है। कुछ विद्वान ने विज्ञान के लिए कहा है विज्ञान का संबंध उसकी पद्धति से है, मेथड से, न कि उसकी विषय वस्तु से। तो अब हम थोड़ा सा विज्ञान पर चर्चा करें, क्योंकि जब वैज्ञानिक पद्धति की बात आती है तो हमें विज्ञान पर आना पड़ेगा। विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से नहीं है, विज्ञान का संबंध है उसकी पद्धति से, मेथड से है। और मेथड यदि आपकी वैज्ञानिक है तो निश्चित रूप से आप उस विषय को वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन करते हो तो निश्चित रूप से उस विषय को
विज्ञान होने का दर्जा दे सकते हैं। जैसे विज्ञान में मूल रूप में तथ्य, अवधारणा, उपकल्पना और सिद्धांत, ये चार चीजें इसमें सम्मिलित होती है एक विज्ञान में, एक साइंस में। और इन चारों के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड बनती है, एक वैज्ञानिक पद्धति बनती है। तथ्य जो घटना वास्तव में घटित होती है, व्यक्ति चलता है, फिरता है, रोता है, दौड़ता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, ये सारे क्या है? तथ्य है। तो हम जब उन तथ्यों का अध्ययन करें, अवधारणा, तथ्यों के क्लस्टर को अवधारणा कहेंगे, उपकल्पना एक पूर्व विचार, और सिद्धांत, इन सभी के आधार पर लास्ट में सिद्धांत बनता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, इमानुएल दुर्किम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। तो ये थ्योरी दी है, तो ये साइंस की है। तो पहली बात, जब हम सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो पहली बिंदु ये आता है कि ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो। और जब वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है तो ऐसी पद्धतियां कौन सी है जिसके आधार पर हम कहें कि नहीं ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है? यानी सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, समाज नीति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, प्रकार्यात्मक अध्ययन पद्धति, इसके साथ में अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, और भी बहुत सारी पद्धतियां हैं। कहने का मतलब हमें इन सारी पद्धतियों के आधार पर जो भी उपयुक्त है उनका प्रयोग करके सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो हमारा जो है वैज्ञानिक अध्ययन हो जाएगा। पहला बिंदु इस पर क्या आता है। दूसरी अगर हम बात करें, नंबर 2, वास्तविक घटनाओं का अध्ययन। वास्तविक घटनाओं का अध्ययन। देखिए यहां पर तथ्य का मतलब आया जो घटना वास्तव में घटित होती है उसे हम तथ्य कहते हैं। यानी वास्तविक घटनाओं का अध्ययन का मतलब वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करना है, नहीं कि कहीं सुनी बातों पर अध्ययन करना। जो घटना आपके सामने घटित है उस घटना का उसी रूप में अध्ययन करना, ये वास्तविक घटनाओं का अध्ययन कहलाएगा। या यूं कहेंगे आपके सामने जो घटना घटित हुई है वह क्या है, इसका अध्ययन होगा, न कि क्या होना चाहिए। इस पर आपको बल नहीं देना है, आपको केवल यह देखना है कि क्या है, उसी का अध्ययन करना। जैसे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, विशेषकर दहेज प्रथा, यह बहुत बड़ी समस्या रही है। यद्यपि भारत सरकार के द्वारा इसको 1961 में प्रतिबंधित कर दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई, और ऐसे लोग जो इसको बढ़ावा देते हैं, जो इस संबंध में करते हैं काम, दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 1961 में जो है इस पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन अगर हम कहें कि इसका रूप कैसे होगा, क्या दहेज से कौन कौन लोग प्रभावित होंगे, ये सारी बातें हम इसके अंदर कह सकते हैं। यानी कि क्या है उसका अध्ययन करना है, न कि क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना है हमारे को। तीसरी बात जब आती है वह है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध की बात करते हैं
सामाजिक अनुसंधान अथवा सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं, उन प्राप्त तथ्यों के आधार पर हम कार्यकारण संबंध ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर हम जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं और सामान्यीकरण करने के बाद नियम प्रतिपादित करते हैं। जैसे हम ये कहें कि एक विद्वान है जिसने कहा कि केंद्रीभूत गोलाकार, विशेषकर पी परगेस का नाम आता है, केंद्रीभूत गोलाकार जो है रिंग रोड जिसका नाम आता है, यदि कहीं पर है तो वो नगर के विकास का सूचक है, ऐसा माना जाता है। अगर हम ये जहां जहां भी होगा तो निश्चित रूप से वो नगर का विकास का सूचक होगा। अगर हम ये कहें कि जहां पूंजीवाद है तो वहां गरीबी भी बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी, क्योंकि पूंजीपति और गरीबी के बीच में खाई बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, अगर हम कहें जैसे इमाइल दुर्खिम ने कार्य और कारण का संबंध बताया कि जहां सामाजिक क्रियाएं अधिक होती है वहां आत्महत्या की दर अधिक होती है और जहां सामाजिक क्रिया कम होती है वहां आत्महत्या की दर कम होती है। उन्होंने कहा कि सर्दी में सामाजिक क्रियाएं कम होती है तो आत्महत्याएं कम होती है, गर्मी में सामाजिक क्रियाएं अधिक होती है तो आत्महत्या अधिक होती है। तो उन्होंने एक रिजल्ट दिया कार्य कारण, वो कहीं पर भी लागू होता है, सभी जगह लागू होता है। अगले अगर हम बात करें चौथे बिंदु की, तो नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का जो उपयोग है हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति आदि के आधार पर करते हैं। प्राप्त तथ्य जब हमें प्राप्त होते हैं और कार्य कारण के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें नियमों की परीक्षा भी करनी पड़ती है। समय और जैसे कार्ल मार्क्स ने एक नियम दिया था कि समाज में केवल एक कारक यानी आर्थिक कारक के कारण समाज में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके पश्चात दूसरे विद्वान आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये जरूरी। मैक्स वेबर ने कहा कि मैक्स वेबर ने उसका विपरीत सब जवाब दिया कि आर्थिक कारक तो है ही, लेकिन उसके साथ में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारकों का भी योगदान होता है। यानी उसने जो सिद्धांत दिया उसमें थोड़ा परिवर्तन, नियम दिया, उस नियम में फिर बदलाव हुआ और नियम में परिवर्तन हुआ, ऐसा ये कहा गया। नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा। जैसे पहले अगर हम भौतिक की बात करें तो सबसे पहले कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी है, अणु। फिर उसके बाद में रिसर्च हुआ, तो फिर बाद में आया कि पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई परमाणु। अब विद्वान और कह रहे हैं कि परमाणु का भी विखंडन किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक नियमों में भी बदलाव होता है, यानी नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा समय और परिस्थिति के आधार पर जो है नियमों में बदलाव होता है, उसकी जांच की जाती है। पांचवी, अगर हम जैसे एक बात और कह सकते हैं, जैसे बाल अपराध। बाल अपराध क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो हम ये कहें कि जहां जहां भी ब्रोकन फैमिली यानी टूटा परिवार होगा, टूटा परिवार का मतलब ये होगा जैसे पति और पत्नी और बच्चे, अगर पति पत्नी में से दोनों में से कोई एक पक्ष एक्सपायर हो गया तो बच्चों पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। दूसरी बात, दोनों में अनबन हो गई तो दोनों पति और पत्नी अलग हो गए, बच्चों पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो ऐसे समय में बच्चे जो है वो अपराध प्रवृत्ति में संलग्न हो जाएंगे। इसके साथ में जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जो सार्वभौमिक हो सकते हैं। पांचवी, अगर हम बात करें नियमों की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, अब देखिए, चूंकि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति है वो सामाजिक होती है और सामाजिक इस रूप में है कि वो अमूर्त है, इसलिए उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। अध्ययन तो किया जा सकता है लेकिन मूर्त घटनाएं होने के कारण यथार्थ रूप में जो है रिजल्ट प्राप्त नहीं करते। लेकिन
हमारे पास में ऐसी पद्धतियां हैं जो सामाजिक घटनाओं के नियमों की सार्वभौमिकता दर्शाती है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जहां जहां औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, वहां अपराध की दर बढ़ी है। अब ये नियम सार्वभौमिक है। जहां जहां भी अगर हम देखेंगे, अगर अपराध की दर बढ़ी है तो निश्चित रूप से हमारा नियम सत्य है, यानी सामाजिक घटनाओं का जो नियम है वो सार्वभौमिक है, सत्य है। इसको हम देख सकते हैं। और लास्ट में जो हम बात करेंगे, भविष्यवाणी करने की क्षमता। यहां पर आप देखिए, विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर हम सामाजिक घटनाओं के द्वारा जो किया गया अध्ययन है उसके आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता रख सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूंजी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जो है परिवार का स्वरूप कैसा होगा, नातेदारी कैसे होगी, उनके संबंध कैसे होंगे। जैसा कि एक विद्वान है मैकियावली, उसने कहा कि व्यक्ति अपने बाप का कत्ल तो बोल सकता है लेकिन अपने से छीनी हुई संपत्ति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात लागू हो रही है क्योंकि धन का महत्व बड़ा है। अब हम यहाँ भविष्यवाणी करने की बात कर रहे हैं कि परिवार, औद्योगिकरण और नगरी के कारण परिवार का विघटन होगा। जहां संयुक्त परिवार है वो परिवार टूटेंगे, उनके सदस्यों में, संबंधों में बदलाव होगा। आप तो महानगरों, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उसके अंदर तो न्यूक्लियर फैमिली आई है, यानी बच्चे अलग हैं, पति अलग है और पत्नी अलग है। सप्ताह में एक दिन के लिए तीनों जो है संगठित होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर पुनः वापस अपने अपनी जगह। तो ये न्यूक्लियर फैमिली के रूप में होने लगी है। तो कहने का मतलब यही है कि सामाजिक घटनाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, समाजशास्त्र में ऐसी पद्धतियां विकसित कर ली है और इन पद्धतियों के माध्यम, जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं में वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक अध्ययन, अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, समाज नीति, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।